नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान की सीरीज़ का पार्ट 4 आपके सामने प्रेजेंट है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं और पूरा वीडियो वहाँ से जाके ज़रूर देखें। इस टॉपिक में इस जो वीडियो है इसमें अपन 4 टॉपिक प्रमुख रूप से कवर करेंगे। इसमें आएगा प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह हैं वो कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो कवर करेंगे जो प्रमुख रूप से फेमस हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक देखेंगे अपन, और मानचित्र की रेखाएं भी देखेंगे। मैप की जो लाइंस होती हैं जो बार बार एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। इसी के साथ अपन टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और इस पर कमेंट्स भी ज़रूर करें। चल आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। इसमें पहला देश जो है वो कौन सा आएगा? अपना भारत। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक चिन्ह। क्या है? अशोक चिन्ह। जैसा कि यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह। ये कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित, कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह वो कहाँ से लिया गया है? तो जो सारनाथ में स्थित है को क्या अशोक का स्तंभ कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। उसके शीर्ष भाग में यह वाला आपको पोर्शन दिख रहा होगा, इसका जो शीर्ष भाग है उसको अपनों ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना रखा है। इसमें 4 सिंह हैं एक्चुअली। जो यहाँ पे 4 सिंह हैं जो चारों तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। सामने से देखने पर या एक तरफ से देखने पर केवल 3 सिंह दिखते हैं और एक चौथा सिंह इनके पीछे हैं। इसके साथ ही या इनके नीचे यहाँ पे चक्र दे रखा है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं और एक साइड घोड़ा बना हुआ है और एक साइड कुबड़ वाला जो बेल बना हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय झंडे में जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ से लिया गया, और उसके ऊपरी भाग से क्या लिया गया? अशोक चिन्ह लिया गया। अब इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक लाइन लिखी होती है सत्यमेव जयते। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अशोक चिन्ह या भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, वहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते रहते हैं। इसी कड़ी में जो अगला क्वेश्चन अपने सामने आएगा कि वो नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह जो क्या है? खुखरी है। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गुलाब का फूल है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गोल्डन रोड है। इसके पहले अब आगे बढ़ते हैं, उसके पहले नेपाल, यूके और अमेरिका अपन मैप में देखते रहेंगे ताकि आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्लियर होती रहेगी और इससे याद करने की जो ट्रिक होती है वो अच्छी रहती है। नेपाल को देखने से पहले ये रही अपनी पृथ्वी। इस पे अपन चलेंगे अपने भारत में, और भारत से फिर चलेंगे अपन कहाँ पे? नेपाल में। ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका से इधर चलेंगे अपन, ये रहा अपना भारत, और भारत के बिल्कुल उत्तर में क्या है? उत्तर पूर्व में जो है ये नेपाल है। कहाँ पे है ये रहा नेपाल। इसको जियोग्राफिकल लोकेशन आपकी क्लियर हो चुकी होगी। नेपाल के एक तरफ क्या है? अपना सिक्किम पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ पे उत्तराखंड वगैरह पड़ता है, और ये चाइना का तिब्बत वाला हिस्सा है, और यहाँ पे सिक्किम के इस साइड पे ये भूटान आ जाता है। इसके नीचे इंडिया है पूरा। तो नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू के साथ ही यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो ओली जी हैं, केपी शर्मा ओली, और यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो कौन है? विद्या देवी भंडारी। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन लोकेशन यूके की। तो ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया से अपन चलेंगे इस तरफ। यहाँ पे आता है अपना यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पे आता है? ये रहा यूके। यूके के साथ अब अपन चलेंगे अमेरिका। तो ये रहा अपना भारत, और भारत से ही ये यहाँ पे चलेंगे अपन अफ्रीका। अफ्रीका होते हुए सीधे ये साउथ अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे इसको यूनाइटेड स्टेट को ही अपन क्या कहते हैं? इस यूएस को ही अपन अमेरिका के नाम से जानते हैं। नीचे आता है मैक्सिको, ऊपर आता है कनाडा, और इस अमेरिका का एक छोटा सा पोर्शन अलास्का भी है जो कहाँ पे पड़ता है? ये वाला यूके। इसको अपन संयुक्त रूप से अमेरिका कहते हैं। ये कनाडा आ जाता है बीच में। अपन आगे अब आता है
पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय चिन्ह वो क्या है, चांद तारा। जैसा अपन सब जानते हैं कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह, उसके झंडे पे क्या दिखता है, चांद तारा। अब तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये भी चांद तारा। चांद तारा कहाँ की चीज़ है, दूर की चीज़ है। कहाँ की चीज़ है, दूर की। तो चांद तारा कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह, तुर्की। दूर की और तुर्की इसमें अपन को रिलेट कर सकते हैं। चांद तारा कहाँ की है, दूर की है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन श्रीलंका का। श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर है। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है अपने पास, ये भी शेर है। इसके बाद अपन चलते हैं कहाँ पे, नीदरलैंड। नीदरलैंड का भी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये भी शेर है। इन तीनों को भी याद रख सकते हैं अपन कि जो शेर होता है वो कैसा होता है, निडर होता है। शेर कैसा होता है, निडर। तो निडर से नीदरलैंड याद रख लेंगे, ठीक है। अब नॉर्वे में क्या होता है कि मध्य रात्रि में सूर्य निकलता है। मध्य रात्रि का देश किसको कहा जाता है, नॉर्वे को। तो नॉर्वे अगर मध्य रात्रि का देश है तो मध्य रात्रि में कौन निकल सकता है, जो बहादुर होगा, जो निडर होगा, वो कौन होता है, शेर होता है। तो मध्य रात्रि में देश कौन है, नॉर्वे। और यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर। और शेर निडर भी होता है। तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह भी क्या है, शेर। इसी तरीके से श्रीलंका अपन वैसे ही जानते हैं कि वहाँ जो है, वहाँ के राजा जो रावण है, उसको जाके मारना भी एक शेर का ही काम था, जो श्री राम ने किया था। तो यहाँ का भी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है अपने पास, शेर है। अब अपन नॉर्वे की लोकेशन देख लेते हैं कि इसको मध्य रात्रि का सूर्य, या मध्य रात्रि में यहाँ पे सूर्य क्यों निकलता है। तो ये एक्चुअली इसकी जो लोकेशन है वो ध्रुव के पास है, वो भी अपन देख लेते हैं मैप में। ये रहा अपना यहाँ पे नॉर्वे। यहाँ पे इस देश को क्या कहा जाता है, बिल्कुल छोटा सा देश है। यहाँ पे है तो स्वीडन है, फिनलैंड है, इसके आसपास यहाँ पे स्वीडन है, यहाँ फिनलैंड है, और ये यूके। इनके बीच में क्या आता है, नॉर्वे। और इधर ग्रीनलैंड पड़ता है, और ये आइसलैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव के निकट होने के कारण यहाँ मध्य रात्रि में सूर्य निकलता है। उसके लिए इसको क्या कहते हैं अपन, नॉर्वे या मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, कंगारू। सभी अपन जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर्स को भी अपन ज़्यादातर क्या कहते हैं, कंगारू। तो ये भी याद रह जाएगा। फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, लिली है। कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, सफ़ेद लिली है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, मेपल लीफ भी है। इटली की बात करते हैं तो यहाँ का भी क्या है, सफ़ेद लिली है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या, सफ़ेद लिली भी है, गुलाब भी बोलते हैं, गुलाब भी है और सफ़ेद लिली भी है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ आके वाटर लिली हो जाता है। क्या आ जाता है बांग्लादेश में, वाटर लिली। फ्रांस का लिली था, बांग्लादेश का वाटर लिली है, ब्रिटेन का सफ़ेद लिली है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है अपने को। अब चीन की इसकी बात करते हैं, स्पेन की। तो यहाँ पे क्या है, चील है। जर्मनी की बात करते हैं तो कॉर्नफ्लावर। क्या बात, कौन सा है, कॉर्नफ्लावर। फिर अगला जो देश आता है अपने पास, डेनमार्क। अब डेनमार्क की बात करें तो क्या है, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्र तट है। क्यों, क्योंकि डेनमार्क के आसपास पूरा समुद्री इलाका है, इसलिए वहाँ का ये भी याद रह जाएगा आसानी से कि डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, समुद्र तट। इसको भी अपन मैप में देख लेते हैं। ये रहा नॉर्वे। यहाँ आए थे अपन नॉर्वे। नॉर्वे से थोड़ा नीचे चलने पर ये कंट्री आती है यहाँ पर, डेनमार्क। कौन सी कंट्री आती है यहाँ पर, डेनमार्क। इस डेनमार्क जो है ये काफ़ी छोटा देश है, और उस चारों तरफ इसके क्या है, पानी पानी, समुद्री तट ही समुद्री तट है, और काफ़ी फेमस यहाँ के बीचेस हैं। इसलिए यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह भी क्या है, क्या, डेनमार्क का। इसलिए जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, समुद्र तट। ये भी याद हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय चिन्ह कैसा है, चिड़िया। कैसा है, चिड़िया। रूस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या, हसिया व हथौड़ा है। क्या है, हसिया व हथौड़ा। न्यूजीलैंड की अपन बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों को ज़्यादातर अपन सुना होगा, किवीज आए थे। किवी क्यों, वहाँ पे एक बर्ड है किवी, वहाँ इसलिए इसी के कारण इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह। न्यूजीलैंड को भी अपन मैप में देखते हैं। न्यूजीलैंड चलने के लिए सबसे पहले अपने को जाना पड़ेगा भारत। भारत के नीचे जो है अपन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे यहाँ पे आता है न्यूजीलैंड। क्या आता है यहाँ पे, न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड जो है डेयरी उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ काफ़ी पहले इंडिया दूध आयात के लिए न्यूजीलैंड पे डिपेंड था। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन होता है। डेयरी उद्योग का बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे है। अब याद रह जाएगा अपने को कि जो न्यूजीलैंड का है वो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कीवी। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक अपने पास आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं
वो कौन कौन सी जो फेमस आए दिन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो पहली क्या है, मैकमोहन रेखा। एक कहाँ पे है, तो भारत एवं चाइना के बीच में। मैकमोहन रेखा कहाँ है, भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, याद रहेगा। ये दोनों कंट्रीज मैंने आपको मैप में दिखा दी थी, फिर अभी मैप में चलेंगे तो अपन दिखा देंगे। अब आती है बात रेड क्लिफ की। तो रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। याद रखना, भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे रहते हैं, रेड रेड रहते हैं, इसलिए वहाँ पे रेड क्लिफ रेखाएं हैं। फिर अपन आगे चलते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पे है, तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। अब 3 रेखाएं को अपन सबसे पहले किस पे देखेंगे, मैप पे देखेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये रहा भारत और ये रहा इंडिया और ये रहा चाइना, और इसके बीच की सीमा रेखा को अपन क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन के। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, रेड क्लिफ की। तो रेड क्लिफ किस किस के बीच में है, इंडिया एवं पाकिस्तान के बीच में। तो ये रहा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की ये सीमा रेखाएं यहाँ पर है। तो यहाँ पे एक हिस्से को इसमें किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ। अपने को बस इतना याद रखना है कि रेड क्लिफ सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगली जो रेखा है वो हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो जर्मनी और पोलैंड कहाँ है, उसके लिए अपने को ऊपर चलना पड़ेगा, और यहाँ पे रहा ये जर्मनी और ये रहा पोलैंड। इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, हिंडनबर्ग सीमा रेखा। अब रही 38वीं समांतर रेखा। तो 38वीं समांतर रेखा किसके बीच में है, उत्तरी कोरिया के बीच में और दक्षिणी कोरिया के बीच में। उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है आप सभी जानते हैं, और ये दक्षिण कोरिया है। तो इन दोनों के बीच की जो रेखा है वो क्या है, 38वीं समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में कैसे संबंध रहते हैं, ऐसा याद रखने के लिए 36 का आंकड़ा रहता है। उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में संबंध कैसा रहता है, 36 का आंकड़ा। अब 36 का आंकड़ा है, लेकिन यह रेखा कौन सी है, 38वीं समांतर रेखा। अब बात करते हैं अपन मैगिनोट की। तो मैगिनोट किस किस के बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और 49वीं समांतर रेखा जो है ये कहाँ पे है, यूएसए और कनाडा के बीच में। और ये विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा है, यहाँ पर आर्मी का भी कोई काम नहीं है। तो कनाडा और यूएसए अमेरिका के जो बीच की सीमा रेखा है वो 49वीं सीमा रेखा। इन दोनों सीमा 38वीं डिग्री और 38वीं समांतर रेखा और 49वीं समांतर रेखा को अपन देखते हैं मैप में। ये रहा अपना इंडिया और ये रहा जापान। जापान से इंडिया से चलेंगे अपन चाइना, चाइना से फिर अपन यहाँ आएंगे। ये रहा साउथ कोरिया और उत्तरी कोरिया। इस हिस्से को थोड़ा सा जूम करके अपन देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया रहा। इन दोनों के बीच की जो लाइन है ये कौन सी कहलाती है, 38 डिग्री समांतर रेखा। याद रहेगा आपको। इसके साथ ही ये रहा कनाडा और ये रहा यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका। इसके बीच की जो सीमा रेखा है ये क्या कहलाती है, 49वीं समांतर रेखा। ये जो क्या है, इस विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा है। यहाँ पर किसी तरह की आर्मी का कोई काम नहीं है। हालांकि आज के समय में यहाँ पे कुछ विवाद हो रहे हैं जिससे आर्मी का यूज़ कभी कभी अमेरिका और कनाडा करते हैं। अब एग्जाम में बहुत बार डूरंड रेखा भी पूछी गई। तो डूरंड रेखा किस किस के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ध्यान रखना किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आगे बढ़ते हैं अपन। इसी बीच अगला टॉपिक अपने पास आता है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक या मोनूमेंट की बात करते हैं। तो जो झुकी हुई मीनार है वो कहाँ है, इटली में है। झुकी हुई मीनार कहाँ है और स्थान कौन सा है, पीसा। पीसा जो है वो कहाँ पे है, इटली में है। तो इटली का राष्ट्रीय स्मारक क्या है, झुकी हुई मीनार। अब रूस का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो क्या है, क्रेमलिन। क्रेमलिन कहाँ पे स्थित है, ये मास्को में। मास्को की राजधानी, रूस की राजधानी मास्को है। फिर बात करते हैं अपन पार्थनाथ। पार्थनाथ कहाँ का है, यूनान का। अब यूनान के कौन से शहर में स्थित है, ये एथेंस में स्थित है। इम्पीरियल पैलेस की अपन अगर बात करते हैं तो इम्पीरियल पैलेस कहाँ पे है, ये टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ पे आता है, जापान में। तो जापान का राष्ट्रीय स्मारक क्या है, इम्पीरियल पैलेस। अब अपन चाइना की बात करते हैं तो चाइना का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो क्या है, ग्रेट वॉल। चाइना की वॉल जिसका अपन जानते हैं नाम से, और ये उत्तर चीन में स्थित है। इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं कि जो ओपेरा हाउस है, ओपेरा हाउस कहाँ पे स्थित है, ये सिडनी में। और सिडनी कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक क्या है, ओपेरा हाउस। अब अपन मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र का क्या है, पिरामिड। सुना होगा मिस्र के पिरामिड, ये कहाँ स्थित है, गीज़ा नामक सिटी में, गीज़ा नामक स्थान पे। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस का क्या है, एफिल टावर। एफिल टावर किस सिटी में स्थित है, तो पेरिस में है। अब डेनमार्क की बात करते हैं तो ये डेनमार्क वही समुद्र तट वाला है। तो यहाँ पवन चक्की इसका राष्ट्रीय स्मारक है। वहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह क्या था उसका, समुद्र तट। अब यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में हर
हॉलीवुड मूवी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको दिखने को मिलता है। तो अमेरिका यूएसए का जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है और ये न्यूयॉर्क में स्थित है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि ताजमहल कहाँ का है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक, और कहाँ स्थित है, ये आगरा में स्थित है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि मानचित्र की जो रेखाएं हैं कौन कौन सी आए दिन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनको काफ़ी अच्छे से आपको समझना है। ये यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, हर एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन इनसे ज़रूर पूछा जाता है। या तो आपको सही जोड़ी के रूप में पूछ लिया जाएगा या सीधे एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली रेखा जो आती है वो कौन सी होती है, समलवण रेखा। कौन सी रेखा, समलवण रेखा, या इसको अपन बोलते हैं आइसोहेलाइन। तो आइसोहेलाइन किसको बोलते हैं, तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ की लवणता कैसी होती है, समान होती है। समान लवणता वाली रेखाओं के, मान लो इस स्थान की रेखा समान लवणता समान है, यहाँ की रेखा और यहाँ की लवणता समान है, तो इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन या समलवण रेखा कहते हैं। इसी के साथ अगला जो अपने पास रेखा आती है समदाब रेखाएं कहती है। हर बार एग्जाम्स में आती रहती हैं, इन लाइंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, स्क्रीनशॉट लेके ये डेफिनेशन भी लिख लेना। आइसोबार की बात करते हैं अपन। जो आइसोबार है या समदाब, बार किसका वो यूनिट है प्रेशर की, प्रेशर मतलब दाब। तो समदाब रेखाएं, तो ये समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं अपन, समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोबार या समदाब रेखाएं कहा जाता है। इसी कड़ी में अगली जो लाइन अपने पास आती है या अगली जो रेखा आती है वो कौन सी है, आइसोबाथ या समगहरी रेखाएं। समगहरी रेखाएं नाम बिल्कुल एग्जैक्ट तौर पे आप इनका और इनका नाम बिल्कुल सही साठ याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है और कंफ्यूज कर देते हैं अपने को। तो जो समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं, जहाँ समुद्र की स्थल गहराई समान गहराई वाली जोड़ने वाली लाइंस को अपन क्या कहते हैं, आइसोबैथ या समगहरी रेखाएं। इसी के साथ अगली लाइन की बात करेंगे तो समोच्च रेखाएं या फिर क्या बोलते हैं अपन, आइसोहाइप्स लाइन। आइसोहाइप्स लाइन या समोच्च रेखाएं जो है ये समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती। मान लो इस स्थान की ऊंचाई, इस स्थान की ऊंचाई और इस स्थान की ऊंचाई क्या समान है, तो इसको मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। इसके साथ अगली जो लाइन आती है वो कैसी आती है, समवर्षा दर्शक रेखा या आइसोहाइट्स। ये आइसोहाइट्स और आइसोहाइप्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि आइसोहाइप्स, आइसोबैथ और आइसोहाइट, इनको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है आपको। इसी के साथ अगली जो लाइन आती है आइसोहाइट्स आती है, ये समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं, समवर्षा दर्शक रेखा। मैप पे जो आइसोहाइट्स या समवर्षा दर्शक रेखा होती है वो क्या होती है कि जो मैप पे समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, समवर्षा दर्शक रेखा या आइसोहाइट्स बोला जाता है। इसी के साथ अगली लाइन जो अपने पास आएगी वो कौन सी, समताप रेखाएं या थर्मल। ये तो आसानी से याद रह जाती है, समताप या आइसोथर्मल। मतलब मानचित्र पर जो समान तापमान वाले बिंदु है, कौन से बिंदु है, समान तापमान वाले, उनको अपन क्या जोड़ने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं, समताप रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समताप रेखाएं या आइसोथर्म, क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। ये तो आसानी से याद रह जाएगा, कोरिलेट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं समधूप, आइसोहेल। ये भी बहुत पूछी जाती है और कन्फ्यूजन होता है। आइसोथर्म आइसोहेल में इतना है कि वो समान तापमान वाले, टेम्परेचर वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है, आइसोथर्म। लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि इसकी समधूप रेखा या आइसोहेल की। तो आइसोहेल में क्या, जो धूप रहती है, धूप वो दो स्थानों पे अगर समान अवधि के लिए रहती है तो उनको एक ही लाइन से मिला दिया जाता है। मतलब क्या कि धूप के समान अवधि वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समधूप रेखा। अगर मान लो यहाँ दिल्ली है अपने पास और यहाँ पे है क्या, जालंधर, इन दोनों शहर में धूप समान अवधि तक रहती है, तो इनको जोड़ने, अगर जिस लाइन से इनको जोड़ा जाएगा उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोहेल कहा जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो यही होता है समाप्त। यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और अगले वीडियो के लिए ज़रूर आप वेट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।